हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और ये एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एड सारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा दैट हाउ यू कैन बूस्ट प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स। गाइस, अगर आप बॉर्डर लाइन पे आकर के स्टक हो जाते हो तो ये कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो उसके लिए आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ एड सारथी का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी क्लास से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस, अब एड सारथी की एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। ये उसके बेनिफिट्स हैं, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी इन योर प्रिपरेशन। चलो, अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन। अगर मैं बात करूं कॉम्प्रीहेंशन की, तो इससे पहले कि हम कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करें उसके मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली हमारा पढ़ने का फ्लो क्या होने वाला है और कॉम्प्रीहेंशन हम क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें। 5 मिनट में उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। देखो, अगर मैं बात करूं कॉम्प्रीहेंशन की, तो आपके एग्जाम में अगर जैसे आपको पता है 80 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें करीब 30 क्वेश्चन जो कि बढ़ कर के करीब 35 से 40 भी हो सकते हैं, वो आते हैं कॉम्प्रीहेंशन से। तो कॉम्प्रीहेंशन का आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग तरीके का वेटेज है। एप्टी रीजनिंग अपनी जगह पे है, कॉम्प्रीहेंशन अपनी जगह पे है। कोई दो सेक्शन अगर आपको प्रॉपरली आ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन या फिर एप्टी रीजनिंग में से कोई एक, तो आप सीसैट को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो, अब अगर मैं कॉम्प्रीहेंशन की बात करूं, तो आपके एग्जाम में बेसिकली दो तरीके के कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। पहला कॉम्प्रीहेंशन वो होता है शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन, और दूसरा होता है आपका लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन। अगर मैं शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन की बात करूं, तो ये आपका करीब 100 शब्दों का होता है। अगर हम बात करें लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन की, तो ये करीब आपका 200 शब्दों का होता है। देखो, पर्सन टू पर्सन चीजें वैरी करती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी डेली रीडिंग की हैबिट है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चलो मान लेते हैं आप नॉवेल्स भी पढ़ते हो, आपकी अगर पढ़ने की रीडिंग हैबिट आपके अंदर है, तब तो आपके साथ कॉम्प्रीहेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। आप ये शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन और लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन दोनों को आसानी से कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी रीडिंग हैबिट नहीं होगी उतनी अच्छी, तो उनके लिए ये लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखो, अक्टूबर में एग्जाम है, अगर थोड़ा सा अभी मैं आज के डेट में ये बोलूं कि आप एकदम लॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन में प्रो हो जाओगे, तो वो देखो संभव भी है, संभव नहीं भी है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ जिनकी रीडिंग हैबिट्स नहीं है, वो इस शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन के लिए जा सकते हैं। इसका भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है एग्जाम में। हम शुरुआत कर रहे हैं शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन से। हम कैसे, हमारा फ्लो ये होगा पढ़ने का कि मैं आपको एक कॉम्प्रीहेंशन कराऊंगी और एक दे दूंगी आपको ऐसा होमवर्क, उसके बाद हम एप्टी या फिर रीजनिंग का कोई एक चैप्टर उठा लेंगे, ऐसे हम साइमल्टेनियसली पढ़ते रहेंगे। इससे कि हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। इसलिए अब हम इस तरीके से पढ़ेंगे। और एक बात और बता दूं, कॉम्प्रीहेंशन का मेन चीज जो है वो है प्रैक्टिस। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे जब मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन कराऊंगी, तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, पहले खुद उस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़िएगा, समझिएगा, कहानी मत सुनिएगा कि मैं जो कहानी बांट रही हूँ वही आपने सुन ली। एग्जैक्टली आपको करना ये है कि आप कॉम्प्रीहेंशन को पहले रीड करिए, उसमें से जो चीजें मैं बताऊंगी बाद में वो तो आपको समझ में आएगा,
लेकिन आप पहले उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और एक चीज बता दूं, आपने सीसैट हो सकता है बहुत सारी जगहों से पहले भी पढ़ा हो, तो आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग में ये बताया जाएगा कि सीसैट के लिए वोकैब अच्छी होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। उसके बाद आपको बोलेंगे कि आपका कोरोलरी का मतलब क्या होता है, लॉजिकल इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ, मैं आपको शुरू में जो है स्टोरी नहीं बता रही हूँ कि आपका ये चीजें हैं, ये डूज एंड डोंट्स हैं कॉम्प्रिहेंशन के, ये सब नहीं करा रही हूँ। हम कर रहे हैं CTQ, यानी कि कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। वो आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, अगर आपको स्पीड से काम करना है, आप मिनिमम इनपुट देके अगर मैक्सिमम आउटपुट चाहते हो, तो उसका एकलौता तरीका होता है CTQ, यानी कि कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। क्वेश्चन उठाइए, उससे कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, कम टाइम लगता है इसमें। तो हम इसी वे में वर्कआउट कर रहे हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन उठा रही हूँ, उसी को क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्ट को डेवलप करेंगे और साथ ही साथ और चीजें भी देखते रहेंगे। पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा है वोकैबुलरी, पॉइंट नंबर 2 लिखा है मैंने फोकस। अगर हम बात करें फोकस की, तो ये जो मैंने शॉर्ट और लॉन्ग की बात की थी ना, ये शॉर्ट और लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन जो आते हैं, ये टोटली फोकस पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपका थोड़ा सा फोकस कम है, जैसे मान लो शुरुआत में कॉम्प्रिहेंशन की जो लाइन पढ़ी, अंत में जाते जाते आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो भूल रहे हो, तो आप समझ के रखिए कि शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन इज द थिंग फॉर यू। आप शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए जाइए। लेकिन अगर आपकी ग्रिप इतनी अच्छी है कि आप शुरुआत से लेकर अंत तक सारी चीजों का माइंड में मोटा मोटा एक तरीके से ब्लूप्रिंट बना पाते हो, तो इसका मतलब है आपके लिए लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन भी सही रहेगा। तो इसलिए मैं बोलूंगी कॉम्प्रिहेंशन में मेन चीज जो है वो है आपकी फोकस, कितने फोकस्ड आप रहते हो। और भी चीजें हैं, जैसे एग्जाम देने जाओगे तो भी क्या चीजें महसूस होंगी, कई बार ऐसा होगा कि इन्वायरमेंट से आपको डिस्ट्रैक्शन फील होगा, तो भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ये सब चीजें हम धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंशन में कुछ छोटी छोटी टिप्स भी डिस्कस करते रहेंगे। अब हम सीधे आ जाते हैं 2018 के पेपर पे। हम उसके शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आधे मिनट का टाइम लीजिए और इस कॉम्प्रिहेंशन को आप खुद से रीड करिए। रीड करने का तरीका क्या होगा, जैसे ही कोई कॉम्प्रिहेंशन सामने आए, उसको एक सरसरी निगाह से आप उसको पढ़ते जाइए। उसमें जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं, उनको अंडरलाइन करते जाइए और देखते जाइए कि इससे एग्जैक्टली सबसे पहले मैंने क्या बोला, हर कॉम्प्रिहेंशन से एक ब्लूप्रिंट, एक रफ आइडिया निकालने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली इस कॉम्प्रिहेंशन में बोल क्या रहा है। उसके बाद आओ क्वेश्चन पे। ठीक है, ये होगा आपका तरीका कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का। सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका यही है। इससे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में मत जाना, इजी वे में चलो, इजी चलोगे आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, चलो अब इस कॉम्प्रिहेंशन को रीड करते हैं। Global population was around 1.6 billion in 1990. Today it is around 7.2 billion and growing. कुछ पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज ये माइंड में आ गया कि हाँ कुछ पॉपुलेशन की बात हो रही है, कुछ ग्लोबल पॉपुलेशन की बात हो रही है। अगली चीज क्या बोल रहा है, recent estimate on population growth predict a global population of 9.6 billion in 2050 and 10.9 billion in 2100। यहाँ पे भी कुछ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में ही बात हो रही है। यानी कि पहली चीज जो आपके दिमाग में आ गई वो आ गई, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कुछ बातें चल रही हैं इसमें। दूसरी चीज क्या हुई, अनलाइक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका where only 3 to 4% of population is engaged in agriculture, around 40% of India's population is dependent upon agriculture। ये लिखा हुआ है जहां दूसरे देशों की 3 से 4% तक ही पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, वहीं अगर हम भारत की बात करें तो 47% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आ गया, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी की बात हो रही है। ठीक, अगली चीज देखो,
ऐसे एग्जाम में भी करना, एग्जाम में भी ऐसे करोगे, अंडरलाइन करते चलो, इसको अपना पेपर ही मान के चलो, ये तुम्हारा पेपर है, सिंपली पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, साइड में लिखते जाओ, इससे बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होता है और कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि दिमाग में कई बार ऐसा होता है ना, सारे पॉइंट्स एक साथ नहीं रह पाते हैं, लेकिन अगर उसको छोटी सी समरी के रूप में लिख लोगे ना, तो दिमाग फटाफट फटाफट प्रोसेस कर लेगा और टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा। अगली चीज एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग में टाइम दे पाओगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक, अगले पे आओ, क्या बोल रहा है अगली लाइन, even if India continues to do well in service sector and manufacturing sector pickup, it is expected that around 2030, when India overtakes China as world's most populous country, nearly 42% of India's population will still be predominantly dependent on agriculture। फिर से agriculture की dependency की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, अगर इंडिया सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी प्रॉपरली चला जाए, उसके बाद भी 2030 तक की जब इंडिया की पॉपुलेशन मोस्ट प्रोबेबली चाइना को भी ओवरटेक कर लेगी और मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगी, तब भी करीब 42% जो जनसंख्या होगी वो फिर भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होगी। यानी कि ले देके इस पूरे पैसेज में क्या बातें मोटी मोटी बातें चल रही हैं, इसमें मोटी मोटी बातें ये चल रही हैं, पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रही है और मेनली जो है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी की बात कर रही है। देखो जरा यहाँ पे इतना पोर्शन जो है वो भूमिका बांध रहा है, एग्जैक्टली पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है कि देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसके बाद ये जो इतना पोर्शन है आपका बचा हुआ पोर्शन, ये पूरा किस पार्ट को डेडिकेटेड है, वो इस चीज को डेडिकेटेड है कि इंडिया में कैसे पॉपुलेशन की, इंडिया की जनसंख्या की, भारत की किस तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है। तो ये इस ले देके कहा जाए तो इसका एक तरीके से जस्ट ये निकल करके आ गया, ये हो गई इसकी समरी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये है क्वेश्चन आपका, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ एक बात और, अगर आपको ये स्लाइड, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वीडियो में प्रॉपरली विजिबल होगी, लेकिन अगर विजिबल नहीं है तो आप 2018 का क्वेश्चन पेपर खोल करके इसे चेक कर सकते हो। आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन शायद सेट ए में आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी लेवल लो हो रहा है तो आप क्वेश्चन पेपर खोल करके देख सकते हो, क्योंकि आपको रीड करना है पैसेज को, इसलिए बोल रही हूँ। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रिलेशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। अब आपको दे दिए हैं 4 ऑप्शन और आपने पढ़ लिया है पूरा पैसेज। अब आपसे ये कह रहा है, इससे ये पता करिए कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से सबसे ज्यादा लॉजिकल एंड रिलेशनल इन्फ्रेंस का मतलब आप कुछ इन्फर कर रहे हो, कुछ कंक्लूड एक तरीके से कर रहे हो। देखो एक बात करूं, इन्फ्रेंस, कोरोलरी, ये सारे टर्म्स जो भी आएंगे ना, हालांकि ये सब अलग अलग होते हैं, बेशक अलग होते हैं, लेकिन देखिए हमें लेना है मोटा मोटा ओवरव्यू। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, एक तरीके से यही इसमें पूछ रहा है। और मोस्ट लिखने का मतलब क्या है, मोस्ट लिखने का मतलब ये है कि कतिपय संभव है कि ये जो चारों ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शन ही सही हो, ठीक है, लेकिन हमें ये पता करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है जो हम इसमें से इन्फर कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं इस पैसेज से। तो हमें यानी कि सबसे मतलब एप्रोप्रिएट आंसर अपना ढूंढना है। अब हम ऑप्शन बाय ऑप्शन मूव करते हैं। पहला क्या लिखा है, सॉरी जस्ट अ मिनट, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, prosperity of agriculture sector is of critical importance to India। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रॉस्पेरिटी है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से यही बोल रहा है। ये देखो, लेकिन यहाँ टर्म जो लिख दिया है ना वो क्रिटिकल लिख दिया है। क्रिटिकल थोड़ा सा एक्सट्रीम वाला शब्द हो गया ना, थोड़ा एक्सट्रीम वाला वर्ड है। तो एक काम कर सकते हैं हम,
हम फिलहाल के लिए ये देखें कि देखो हमने यहां से कंक्लूजन क्या निकला था कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी तो है ही। किस तरीके से डिपेंडेंसी है? दो लाइन लिखी हुई है। कौन कौन सी दो लाइन है? पहले लिखा हुआ है कि 47% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी भारत की 47% जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंसी पता चली। और नीचे वाली लाइन देखो, हम कह रहे हैं कि अब भारत की जनसंख्या जब बढ़ भी जाएगी तब भी ऐसा होगा कि स्टिल 42% जो जनसंख्या होगी वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट होने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ? डिपेंडेंसी तो पक्का है, अभी इस क्रिटिकल के बारे में हमें नहीं पता। हो सकता है सही हो सकता है ना भी सही हो। तो फिलहाल के लिए ना हम इसे एक तरीके से वेटिंग में डाल दे रहे हैं कि यार अगर हमें इससे बेटर ऑप्शन मिल गया तो हम वो लगा देंगे, लेकिन अगर हमें इससे बेटर नहीं मिला तो हम इससे तो फिर हम इसी के साथ चले जाएंगे। हम ए ही अपने OMR में फिल करने वाले हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा है। इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर। जब पेपर में ये क्वेश्चन आया था तो सारे बच्चों ने ऑप्शन बी मार्क किया था। पता है क्यों? ये बताओ, ये पूरा पैसेज पढ़ो, ये क्या इंडियन इकोनॉमी की कहीं बात कर रहा है? कह रहा है क्या कि इंडियन इकोनॉमी किस चीज से डिपेंड कर रही है, किस चीज पर नहीं डिपेंड कर रही है? पॉपुलेशन की बात कर रहा है, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा है। आप जब भी पैसेज सॉल्व करोगे तो एक चीज हमेशा लाइफ टाइम याद रखना, डोंट यूज योर नॉलेज। आपने जीएस पेपर 1 में जितना भी ज्ञान अर्जित किया है, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, किसी भी चीज का आपने ज्ञान अर्जित किया है उसको यहाँ यूज मत करिएगा। अगर यहाँ यूज करोगे तो ट्रस्ट मी आपका क्वेश्चन गलत होगा और आप पेपर में से जब आओगे तो आपको यही लगेगा कि आपने सही किया है। ठीक है, लॉजिकली आप सही भी करके आए हो, लेकिन आपको लॉजिकली नहीं चलना है, आपको पैसेज के हिसाब से चलना है। इसलिए पैसेज का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो छोटा पैसेज हो चाहे बड़ा पैसेज हो, तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज फॉलो ओनली पैसेज, नथिंग मोर देन दैट। पैसेज में जो लिखा है सिर्फ उसे ही सच मानना है, बाकी पूरी दुनिया आपके लिए झूठ। ठीक, तो इंडियन इकोनॉमी की बात तो इसमें नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया एलिमिनेट। बी गया, सी पे आओ। इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। पूरा आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, कहीं ये बोल रहा था क्या कि ऐसे कोई कदम उठाने चाहिए जिससे पॉपुलेशन को कम किया जा सके? हाँ, कदम उठाने जरूर चाहिए, लॉजिकली सत्य है, लेकिन इस लाइन को पढ़ो, ऑलवेज फॉलो पैसेज। पैसेज में लिखा नहीं लिखा, काट दो इसे, बेकार है। थर्ड पे आओ, सॉरी फोर्थ पे आओ, क्या बोल रहा है? इंडियाज फार्मिंग कम्युनिटी should switch over to other occupations to improve their economic conditions। क्या लिखा है? India's farming communities should switch over to other occupation, दूसरे occupations पे switch करने को कह रहा है। इससे बोल रहा है economic condition improve होगी। ऐसा कुछ पैसेज में लिखा है? नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इससे रिलेटेड जो लाइन है वो एकमात्र लाइन यही है, इवन इफ इंडिया continues to do well in the service sector and manufacturing sector pickups, it is expected that around 2030 when India overtakes China as the world's most populous country, 42% of India's population will still be predominantly dependent on agriculture। यानी कि अगर भारत इसी तरीके से सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना योगदान बनाए रखे, फिर भी 42% जो संख्या होगी ना, जनसंख्या, वो फिर भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट होगी। तो ऐसा कुछ पैसेज में मिला जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है? नहीं मिला, ये भी गलत। व्हाट इज द आंसर? ए। यही जो हमने मोटा मोटा रखा था कि यही बात सच हो सकती है, यही बात सच निकली। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब एक काम करिएगा, इसी पेपर का ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आप लीजिए एज योर होमवर्क प्रॉब्लम।
मार्क कर लीजिए इसे होमवर्क प्रॉब्लम। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले पैसेज को रीड करो। पैसेज को रीड कर लिया, उसके बाद उससे कुछ मोटा मोटा कंक्लूजन निकाल लो। मोटा मोटा कंक्लूजन निकालने के बाद इस क्वेश्चन पे आ जाओ। उसके बाद देखो ऑप्शन एलिमिनेशन वाली ट्रिक से काम करो। ऑप्शन एलिमिनेशन ऑलवेज वर्क्स। कोई भी पेपर हो, चाहे सीसैट का पेपर हो चाहे पेपर 1 हो, ऑप्शन एलिमिनेशन बेस्ट ट्रिक है। तो उसी से आप चलिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक? इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। फिर हम देख लेते हैं एक दो प्रॉब्लम्स डेटा इंटरप्रिटेशन पे। साइड बाय साइड हम डेटा इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। चलो, आई विश आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आ रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे। देखो, अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि एग्जाम में कभी कभी डेटा इंटरप्रिटेशन पे प्रॉब्लम पूछ लेता है और कभी कभी नहीं भी पूछता है। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि 2018 के क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे डेटा इंटरप्रिटेशन पे बार ग्राफ से। बहुत आसान आसान थे लेकिन स्टिल आए थे। तो हम इसी चीज को माइंड में रखते हुए जितने प्रीवियस ईयर में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन पे आए, ये 4 तरीके के बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बनते हैं। वो होता है आपका पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टेबल। सिर्फ ये 4 ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे देगा, कभी इन दोनों का दे देगा, कभी इन दोनों का दे देगा। किसी भी दो का कॉम्बिनेशन भी आपको एग्जाम में दे सकता है। इसीलिए आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम या तो ऐसे सिंगल चार्ट वाली दे देगा या तो ऐसा हो जाएगा कि किन्हीं दो को मिला करके डेटा दे दे। ऐसा भी आ सकता है। जो जो एग्जाम में पूछा है सब कवर करेंगे, चिंता मत करना। अब हम देख रहे हैं 2018 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम, जो कि यहां पर आपके सामने है। क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में? सिंपली इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग 3 आइटम्स are based on the graph given below, which shows import of 3 types of steel over a period of 6 months of a year. Study the graph and answer the 3 items that follow. कौन कौन से वो 3 आइटम है? कॉइल, शीट और स्क्रैप। कॉइल का नोटेशन क्या है? ये जो खाली वाले डिब्बे हैं ये कॉइल को दिखा रहे हैं। शीट का नोटेशन क्या है? लाइंस, सीधी लाइन जब खींचती गई है वो शीट को बता रहा है। स्क्रैप का नोटेशन क्या है? ये जो चेक वाला पोर्शन बना दिया गया है वो स्क्रैप को बता रहा है। ये तो नोटेशन की बात हो गई। अब हम देख ले रहे हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाई हाउ मच, आपको मेजर किसमें करना है? इन 1000 ऑफ टन्स डिड द इंपोर्ट ऑफ शीट स्टील एक्सीड द import of coil steel in the first 3 months of the year। यानी कि इन 3 महीनों में जनवरी, फरवरी और मार्च आपको ये निकालना है 1000 ऑफ टन्स में कि शीट स्टील कॉइल स्टील के इंपोर्ट से कितना ज्यादा है। बस यही निकालना है। तो इसके निकालने का तरीका क्या होगा? सिंपल है। सबसे पहले जरा क्वांटिटीज लिख लो क्या क्या है। ये है शीट स्टील, देख लेते हैं कितना है। ये 40 है ये, ठीक। ये कहाँ आएगा? समहाउ यहाँ कहीं बीच में आ रहा है, यानी कि 36, 36 एंड 38 के बीच में है। क्या ले लें आप? 37। ये कहाँ आ रहा है? 36। ये हो गई सारी आपकी शीट स्टील की क्वांटिटी। अब हम आ रहे हैं कॉइल स्टील पे। कॉइल स्टील क्या है? ये खाली वाला डिब्बा, देखो क्या क्या है। ये 30, ये आपका 31 और ये कितना है आपका? 33। दोनों का सबका अंतर निकाल लो। जनवरी में दोनों के बीच का अंतर कितना है? 40 माइनस 30, 10। फेब में कितना है? 37 माइनस 31 कितना हुआ?
6। मार्च में कितना है 36 माइनस 33 कितना हुआ 3। टोटल निकालना है, तीनों को जोड़ दो, कितना आ गया आंसर 19। व्हाट इज द राइट आंसर सी। क्लियर। आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छे। अब एक काम करिए, इसी पेपर की इस प्रॉब्लम नंबर 2 को लीजिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसको भी आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, हो गया। अब आइए नेक्स्ट वन पे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आज आपकी टोटल कितनी होमवर्क प्रॉब्लम हो गई? 3 हो गई। 2 हो गई ये डेटा इंटरप्रिटेशन वाली और एक हो गई आपकी कॉम्प्रीहेंशन की। ठीक है, चलो गाइस, अब आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। इससे पहले कि मैं आज का सेशन एंड करूं, एक बात और गाइस, मैं आपकी सीसैट की जो भी क्लासेस ले रही हूँ उसका पीडीएफ आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। चलो, अब आज का सेशन मैं यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू।